रेगिस्तान के बीच एक मठ, एक रहस्यमयी गुरु और 350 साल पुराना सच। क्या राहुल ही है वो वीरा सिंह जिसकी किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है? अब तक आपने देखा कि किस तरह राहुल यहां तक पहुंचा। अगर नहीं देखा है तो इसके आगे के दोनों भाग पहले जरूर देखें ताकि पूरी कहानी आपको समझ में आ सके। चलिए, बिना देर किए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सुबह की पहली किरण जैसे मेरे जीवन की दिशा बदलने वाली थी। मैं उस राज से जितनी जल्दी हो सके पर्दा उठाना चाहता था, लेकिन ये राज आगे जाकर और भी गहराने वाला था। यही सब मेरे दिमाग में चल ही रहा था कि मुखिया जी का लड़का हसू मेरे पास चाय लेकर आ गया। मैंने कुल्ली की और चाय पीना शुरू किया। हसू करीब 16-17 साल का राजस्थानी लड़का मेरे पास बैठ गया। उसके मन में भी कई सवाल थे। वो कुछ पूछना ही चाहता था कि तभी मुखिया जी आ गए। उन्होंने कहा, राहुल, जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाओ, जब तक नाश्ता तैयार हो जाएगा। हमें कहीं जाना है, चल हसू। इतना कहकर वो मुझे फिर से सस्पेंस में छोड़कर हसू के साथ बाहर चले गए और मैं भी फ्रेश होने चला गया। जब मैं कॉलिए से पहुंचता हुआ बाहर आया तो देखा मुखिया जी हसू से अपनी ओपन बॉडी विलीज जीप RJT 313 1951 मॉडल साफ करवा रहे थे। मैं पास गया तो वो मुस्कुराते हुए बोले, राहुल, ये मेरे पापा की जीप है, 1951 मॉडल। मैं चौंक गया क्योंकि जीप एकदम नई लग रही थी। तभी उन्होंने हसू को नाश्ता लाने भेज दिया। करीब 10 मिनट बाद हसू एक नौकर के साथ नाश्ता लेकर आ गया। हम सब खीजड़ी के पेड़ के नीचे लकड़ी की बनी कुर्सी टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगे। नाश्ता खत्म करके मैं अपने बाइक के सैडल बैग से कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर ले आया। फिर मैं और मुखिया जी जीप में बैठकर रवाना हो गए। जीप रेगिस्तान का सीना चीरती हुई, धूल का गुबार उड़ाती, मुझे एक अनजान मंजिल की तरफ लिए जा रही थी। करीब 1 घंटे बाद दूर रेत के टीलों के बीच एक बड़ा सा मठ दिखाई दिया। ऊपर एक ध्वजा लहरा रही थी जिस पर लिखा था, ओम नमः शिवाय। जैसे ही हम बड़े से प्रवेश द्वार से अंदर पहुंचे, मैंने महसूस किया ये मठ कम से कम 400-500 साल पुराना होगा। अंदर एक प्राचीन शिव मंदिर था। शिवलिंग के पास एक साधु बैठे थे। लंबी जटाएं, गेरुए वस्त्र और चेहरे पर अद्भुत तेज। वो हमारी तरफ पीठ किए हुए जल चढ़ा रहे थे और तभी बिना मुड़े उन्होंने मधुर आवाज में कहा, आओ मुखिया जी, आओ राहुल। मेरे दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया। मैं हैरान था, ये राजस्थान है या कोई तिलस्मी दुनिया? मुखिया जी मुस्कुरा रहे थे जैसे उन्हें ये सब पहले से पता हो। साधु धीरे धीरे हमारी तरफ मुड़े। उनका तेज ऐसा था मानो साक्षात भोलेनाथ सामने खड़े हों। उन्होंने कहा, आओ मेरे साथ। हमने शिवलिंग को प्रणाम किया और उनके पीछे चल दिए। वो शेर की खाल वाले आसन पर बैठे और अपने सेवक को हमारी बैठने की व्यवस्था करने का आदेश दिया। मुखिया जी मेरी कहानी बताने लगे। साथियों, मेरी कहानी क्या है और मैं इस तपती रेगिस्तान में मुखिया जी के साथ सुबह सुबह उनकी विलीस जीप में बैठकर इस मठ की गुरुजी के पास क्या करने जा रहा हूं? मुखिया जी आखिर मेरी कौन सी सच्चाई बताना चाहते हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए कहानी का पहला और दूसरा भाग जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली नई कहानियां और थार की जादूगरनी का अगला भाग आपको सबसे पहले मिल सके। अब वापस अपनी कहानी पे आते हैं। लेकिन साधु आंखें बंद करके मुस्कुरा रहे थे जैसे उन्हें सब पहले से पता हो। और मेरा शक सही निकला। उन्होंने धीरे से आंखें खोली और कहा, मुखिया जी, रहने दीजिए, मैं बताता हूं। इतने में आटे से सने हाथ लिए एक सेवक भागता हुआ आया और हांफते हुए बोला, गुरुजी, सुबह आपने कहा था कि 2 मेहमान आने वाले हैं। एक बहुत दूर से है, इसलिए खाना बढ़िया बनाना। खाना तैयार है, क्या मेहमान आ गए?
तो मेरा दिमाग जैसे काम करना ही बंद कर चुका था। मेरे पास बैठे मुखिया जी बस मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, अरे छोखा, जाओ पहले भोजन लगाओ। फिर मेरी तरफ देखकर बोले, चलो पहले भोजन कर लो, फिर बात करेंगे। उन्होंने घास फूस से बने छप्पर वाली एक कुटिया की ओर इशारा किया। जैसे ही हम कुटिया में पहुंचे, मैं चौंक गया। बाहर तपता हुआ रेगिस्तान और अंदर ऐसी ठंडक जैसे कोई एसी चल रहा हो। गाय की गोबर से लीपी हुई मिट्टी की दीवारों से एक सुकून भरी खुशबू उठ रही थी, जो सीधे मेरे मन मस्तिष्क में उतर रही थी। अंदर 3 आसन लगे थे, 2 छोटे और एक बड़ा, जो साफ तौर पर गुरुजी के लिए था। हम दोनों अपने अपने आसन पर बैठ गए। तभी छोघा और एक दूसरा सेवक भोजन लेकर आई। मिट्टी की हांडी में ठंडी दही, एक थाली में चूरमा के लड्डू और खुशबूदार राजस्थानी कढ़ी। सब कुछ हमारे सामने परोस दिया गया। हमने करीब 20 मिनट में भोजन किया, हाथ धोए और वहीं बैठ गए। तभी गुरुजी ने आंखें बंद कर लीं, सिर्फ 1 मिनट, और फिर अचानक आंखें खोलकर मेरी तरफ इशारा करते हुए बोले, वीरा। मैं अंदर से हिल गया। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान था। यहां आने के बाद हर पल एक नया झटका मिल रहा था, और अब गुरुजी मुझे वीरा कह रहे थे। मैं सोच ही रहा था कि गुरुजी मुस्कुराए और बोले, वीरा सिंह, ये आज की कहानी नहीं है, ये कहानी 350 साल पुरानी है। उन्होंने अपने कान को छूते हुए जैसे अतीत को याद किया और कहना शुरू किया, जब मेरे दादा गुरु के भी दादा गुरु श्री श्री पीर विश्वनाथ जी एक साधारण और कुंवारे व्यक्ति थे। उनका एक मित्र था धनजी। धनजी की पत्नी थी भीखी देवी और एक छोटी सी बेटी रज्जो। एक दिन दोनों दोस्त रेगिस्तान में ऊंट चरा रहे थे। तभी सिंध की ओर से एक फकीर आता हुआ दिखाई दिया। वो इतना भूखा प्यासा था कि जैसे मौत के करीब हो। दोनों ने मिलकर उसे संभाला, छांव में बैठाया, पानी पिलाया और अपना सारा खाना उसे दे दिया। फकीर इतना भूखा था कि दोनों का पूरा खाना खा गया और सारा पानी पी गया, और फिर थकान से वहीं सो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दोनों दोस्त खुद भूखे प्यासे रहकर उसकी सेवा करते रहे। धनजी अपने गमछे से हवा करते रहे और मेरे दादा गुरु उसके पैर दबाते रहे। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन उनकी निस्वार्थ सेवा नहीं रुकी। जब फकीर की आंख खुली तो वो ये सब देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, मैं अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वत के पास का रहने वाला हूं। मेरे पिता हकीम थे, उनसे मैंने इलाज सीखा, और अब मैं खुदा की इबादत और इंसानियत की सेवा करता हूं। तुम दोनों ने मेरी इतनी सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें अपना सबसे बड़ा तोहफा देता हूं। उसने अपनी गर्दन से 2 मालाएं उतारी और 2 पर्चियां निकाली। एक धनजी को दी और एक मेरे दादा गुरु को, और कहा, इन पर्चियों में देसी दवाइयों के नुस्खे हैं और इन मालाओं में मेरी सारी इबादत और तपस्या की ताकत है। जाओ, इंसानियत की सेवा करना। फिर उसने दोनों के माथे को चूमा, आशीर्वाद दिया और रेगिस्तान की रेत में कहीं खो गया। गुरुजी कुछ पल के लिए रुके, पास रखे मिट्टी के लोटे से पानी पिया और फिर मेरी आंखों में सीधे देखते हुए बोले, दादा गुरु ने सब छोड़ दिया और इस मठ में आकर भक्ति में लीन हो गए। और धनजी अपनी पत्नी भीखी देवी और बेटी रज्जो के साथ अपनी ढाणी में रहने लगे। वो लोगों और जानवरों का इलाज करने लगे और माला की शक्ति से बुरी शक्तियों से लोगों को बचाने लगे। धीरे धीरे
उनकी बेटी रज्जू ने भी सब सीख लिया और वो परिवार दूर दूर तक मशहूर हो गया। यहां तक कि जैसल के महाराज भी उनका सम्मान करते थे। गुरुजी ने एक गहरी सांस ली और फिर धीमे लेकिन भारी स्वर में कहा, वीरा सिंह। तो आखिर कौन था वीरा सिंह, और उस फकीर की दी हुई माला में छुपी ताकत क्या अब फिर जागने वाली है? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि थार की जादूगरनी का अगला रहस्यमयी भाग आपसे छूट ना जाए। सांसों ने वफा की तो मिलेंगी एक और नई रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए बंदे को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।